हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रोजो ऑफिशियल। तो ये है आपके दिसंबर माह के पाक्षिक के आंसर कक्षा 12वीं के। तो यहाँ पे जो सारे आंसर्स हैं वो कवर होने वाले हैं, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और बाकी सारे सब्जेक्ट के जो आंसर्स हैं वो हमारे चैनल पर आ चुके हैं, तो जाके एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। और कोई भी सब्जेक्ट बचा हो तो कमेंट में बताइए कि आपको और कौन से सब्जेक्ट के आंसर चाहिए, ताकि और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। और सबसे पहली बात हम बता दें, आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो जाके ज्वाइन कर लो, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंस खुफिया क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हम आपको देंगे, जिससे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो जाके तुरंत ज्वाइन कर लो यार। अब चलते हैं यार एक क्वेश्चन आंसर्स की ओर, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जहाँ पे पूछा गया मुद्रा मुद्रा यह है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसने कहा था? तो किसने कहा था यहाँ पे आप देख सकते हो। सॉरी फॉर नीचे चला गया थोड़ा। यहाँ पे देख सकते हो, प्रो थॉमस के शब्दों में मुद्रा किसी आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है, अर्थात जो दूसरी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने की दी जाती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्रश्न 2 है, जहाँ पे पूछा गया भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो केंद्रीय बैंक है वो है भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, उसे आप लिख लीजिएगा। प्रश्न 3 है, जहाँ पे पूछा गया गोईपोरिया कमेटी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो किस उद्देश्य से किया गया था, किस उद्देश्य से किया गया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैंकों में ग्राहक सुविधा सुधारने के लिए 1990 में एम.एन. गोईपोरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, जिसने 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको पूछा गया शाक मुद्रा का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो यहाँ पर आप इसके आंसर्स देख पा रहे हैं, तो आप इसे लिख लीजिएगा स्टॉप करके। अब हम आगे चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया है आपको भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि लिखिए। तो पहले आप देख लीजिए वित्तीय वर्ष क्या है। वह वर्ष जो वित्तीय मामलों के हिसाब में एक आधार होता है। इसकी 12 माह की वह अवधि जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होती है, वित्तीय वर्ष कही जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे चलते हैं, जहाँ पे 6 क्वेश्चन है, जहाँ पे पूछा गया आर्थिक मंदी के समय किस प्रकार का बजट बनाया गया है, जो भी है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इन अनुमानों के आधार पर बजट के 3 श्रेणियों के वर्गीकरण किया जाता है, संतुलित। तो यहाँ पे इसके आंसर्स हैं, इसे आप लिख लीजिएगा, स्टॉप करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लेकिन लिख लीजिएगा। और ऐसा मत करिए यार, पूरे आंसर जहाँ से भी आप लिखते हो ना वहीं से लिखें, क्योंकि कई कई बार क्या होता है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो आप लोग को दिक्कत होती है। तो आप हमसे लिख रहे हैं तो सारे आंसर्स हमसे ही लिखें, और कहीं और से लिख रहे हैं तो भी अच्छे से लिखिए। बस ध्यान दीजिए कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और आंसर भी थोड़ा समझ आए। प्रश्न 7 है, जहाँ पे पूछा गया संसद में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, भाई आप सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, वित्त मंत्री का बजट भाषण समेत 2 भागों में होता है, भाग का में समाहित अधिक और भाग खा में कार्यधन प्रस्ताव से संबंधित। ठीक है, अब प्रश्न 8 में चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया आयकर किस प्रकार का कर है? तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो सरकार द्वारा लगाया जाता है किसी व्यक्ति, निगम या संघ द्वारा किसी भी स्रोत से प्राप्त आय पर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है, आप स्टॉप करके या फिर रोक के इसे लिख लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 से 11 में, जिसमें प्रत्येक अंक 2 अंक के हैं। तो यहाँ पे लिखना है बजट का अर्थ बताइए। तो बजट क्या है? एक बजट भविष्य की योजनाओं के उद्देश्य के आधार पर अनुमानिक आय की व्यय का एक औपचारिक विवरण है। दूसरे शब्दों में एक बजट एक दस्तावेज है, तो प्रबंधन व्यवसाय के लिए अपने लक्ष्यों के आधार पर आगामी अवधि के लिए राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए बनाते हैं। ठीक है, 10वां है नगद कोषानुपात का अर्थ बताइए। तो नगद कोषानुपात का अनुपात क्या होता है? जिस अनुपात में बैंकों ने अपने पास उपलब्ध नकदी का कुछ हिस्सा केंद्रीय बैंक में जमा रखना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं, जहाँ पे 11 है, जहाँ पे पूछा गया आदि विकर कर्ज क्या है? तो यहाँ पे इसके आंसर देख सकते हो क्या है, आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। तो अब आगे चलते हैं, जहाँ पे आपको आगे भी पूछा गया प्रश्न 12वां, जहाँ पे आपको पूछा गया 3 अंतर। तो हमने 3 अंतर से ज़्यादा अंतर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले अर्थ लिखना है, और उसके बाद आपको तुलना के लिए आधार यहाँ पे लिखना है। 3 खंड बनाना है, एक राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और एक तुलना के आधार पर। फिर पहला है अर्थ, दूसरा है अवधि, ये दीर्घावधि या लघु अवधि, पूंजीकरण हाँ और नहीं, मैं दिखाया गया आय विवरण और बैलेंस शीट, इसमें आय विवरण, लाभ 1 वर्ष से ज़्यादा और इसमें केवल वर्तमान लेखा में। तो आपको कहीं ना कहीं 3 लिखना है, तो आप 3 लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य लिखिए।
तो हमने 4 उद्देश्य लिखे हैं, तो आप आराम से इसे चारों को लिखिएगा और अच्छे मार्क्स हासिल करिएगा और आगे भी अच्छा पढ़ते रहिएगा। अब चलते हैं प्रश्न 14 और 15 में, जो दीर्घोत्तरी है, जो 15 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पे बजट के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। तो 5 नंबर का है तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो सरकारी बजट के घटक जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, इस प्रकार आपको चार्ट बना लेना है। इस प्रकार आपको चार्ट बनाना है, सरकारी बजट, राजस्व बजट, पूंजी बजट, राजस्व। तो ये जो चार्ट बनाते हो, इससे क्या है, सामने वाले पर अच्छे इंप्रेशन पड़ता है ना। तो आप पक्का ये कर लीजिएगा। आगे है जहाँ पे आपको थोड़ा मुद्रा की आपूर्ति, ये सब। तो ये जो है ना, ये आपूर्ति वाला मैं बता दूं यार, ये गलती से नहीं लिखना है, इसके नीचे में जो लिखा है ये। इसके बाद आपको लिखना है सीधा ये राजस्व में, तो बा लिखना है। उसके बाद आपको देख सकते हैं राजस्व पहला है, उसके बाद पूंजीगत है। तो राजस्व के अंदर आप देख सकते हो कि 3 स्रोत होते हैं, जो है ब्याज प्राप्ति, लाभांश व लाभ। तो ये सारी बड़े बड़े आंसर्स हैं, जैसे आप इसे रोक के लिखिएगा। और तीसरा है विदेशी अनुदान, और दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्याज प्राप्तियों के अंदर है, यहाँ पे चार्ट है ब्याज और उसकी पूंजीगत। तो इसे आप देख सकते हो इधर आप। तो इस प्रकार आप इसे लिख लेना है आपको आराम से, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। जिसके अंदर घरेलू ऋण है और उसके बाद ऋणों की वसूली है। उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों के शेयरों की पुनः बिक्री है। फिर इस प्रकार सारे आंसर्स हैं, तो आप इसे लिखिएगा। और दूसरा है व्यय। तो व्यय में भी आप देख सकते हैं पूंजीगत व्यय बनाम राजस्व व्यय। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे भी आप लिख लीजिए। तो इस प्रकार जो सारे आंसर्स हैं वो आपको होप करता हूँ समझ आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूंजीगत व्यय, तो इस प्रकार से लिखिए। योजना व्यय बनाम गैर योजना व्यय क्या होता है। तो इस प्रकार सारी चीज़ें हैं, तो आराम से आप इसे लिखिएगा रोक के। अब आगे चलते हैं जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें हैं वो उसे लिखनी है। तो होप करता हूँ जो है वो चीज़ें समझ आ रही है। अब लास्ट जो 15वां है, वहाँ पे पूछा गया कि 5 कार्यों को लिखना है। तो मुद्रा के कार्य लिखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आज के समय में बिना मुद्रा के हम अपना एक दिन भी नहीं गुजार सकते, जैसे कि आप सबको पता है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा ही, कार्यों के द्वारा हम सभी जीवित सुरक्षित हैं, व्यतीत करते हैं। तो अब इसके जो कार्य हैं आप देख सकते हैं, प्राथमिक कार्य है। प्राथमिक कार्य के अंदर भी 1-2 टाइप हैं, देख सकते हो। प्राथमिक कार्यों में मुद्रा तो विनिमय का माध्यम है, दूसरा है मूल्य का मापक। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसे आप लिखिएगा, मूल्य का मापक। उसके बाद है उसके का और खा है गौण कार्य। तो ठीक है, तो यहाँ गौण कार्य आप देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं गौण कार्य के नीचे। तो ये जो स्थगित भुगतानों का मान है, मूल्य का संचय है। तो इसे आप लिख के लिखिएगा, जहाँ पे तीसरा दिया गया है, यहाँ पे मूल्य का हस्ताक्षरण दिया गया है। उसके बाद है गा आस्मिक कार्य। आस्मिक कार्य में भी आपको ये 2-3 पॉइंट हैं उसे लिखने हैं, 3-3 पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है अधिकतम संतुष्टि, और फिर उधर है दूसरा राष्ट्रीय आय का विवरण, तीसरा है पूंजी की तरलता में वृद्धि। ठीक है, तो होप करता हूँ जो वीडियो है पसंद आएगी। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, और वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए हम चलते हैं।